बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, बी है प्रकीर्णन के कारण, सी है अपवर्तन के कारण या डी है विवर्तन के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रकीर्णन की घटना के कारण ही अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ सूर्य से अगर आपका प्रश्न ये बन जाए कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है वह सूर्य की सतह का ताप होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश है वह किस रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन ए है नीला, बी है सफ़ेद, सी है काला और डी है लाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश है वह काले रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है। जब हम एक कार में बैठे होते हैं तो जो ड्राइवर होता है, चालक होता है, उसके दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं और वह दोनों तरफ के शीशे किस यूज में आते हैं तो पीछे आने वाले वाहनों का जो रेस है, उनकी दूरी है, उनकी गति है, उसके बारे में निर्देश देते रहते हैं। तो वे शीशे जो पीछे की वस्तु को हमें दिखाते हैं वे कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक कार के पीछे के चित्र को देखने के लिए जो शीशे लगे होते हैं उन्हें उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाता है। अब वो आपके कार में भी हो सकते हैं, स्कूटी में भी हो सकते हैं, मोटरसाइकिल में भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी शीशे जो हमें पीछे की आकृति को दिखाएं उनमें कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यदि दो दर्पण जो कि बिल्कुल समतल हैं और आमने सामने रख दिए जाएं और उनके बीच में एक वस्तु रख दी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु का उसकी संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 2 प्रतिबिंब बनेंगे, बी है 1 प्रतिबिंब बनेगा, सी है 6 प्रतिबिंब बनेंगे या डी है अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 समतल दर्पणों के बीच में रखी हुई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है। मानव शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर पित्त रस संग्रहित होता है। ऑप्शन ए है वृक्क में, बी है लार ग्रंथियों में, सी है पित्ताशय में और डी है वसीय ऊतक में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पित्ताशय में मनुष्य के पित्त रस संग्रहित होता है। और लार में आपके कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टायलिन नामक एंजाइम आपका लार में पाया जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन में कितनी लार उत्सर्जित करता है, कितनी लार स्रावित करता है तो याद रखेंगे कम से कम 1.5 यानी कि 1.5 लीटर जो एक लार है, जो 1.5 लीटर लार है वह एक स्वस्थ व्यक्ति संपूर्ण अपने दिन में श्रावित करता है। तो आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन कि पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है, पित्ताशय में। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन पाया जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कुल कितनी लार स्रावित करता है तो 1.5 यानी कि 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ऑप्शन ए है उड़ीसा से, बी है तमिलनाडु के, सी है कर्नाटक से या डी है आंध्र प्रदेश से। तो हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो प्रक्षेपण है वह उड़ीसा से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा पर जाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था। दुनिया की वो सबसे पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था जो चंद्रमा पर गई थी। ऑप्शन ए है मून एक्सप्रेस, बी है मून फ्लाई, सी है चंद्रयान और डी है मून मेल। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मून एक्सप्रेस के नाम से जानी जाने वाली प्राइवेट फ्लाई योजना चंद्रमा पर जाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाई योजना थी। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्षयान सेनझाओ 7 के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है और कुछ कथन आपके सामने है जो कि चीनी अंतरिक्षयान है सेनझाओ उसके बारे में कह रहे हैं। ऑप्शन ए इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन बी है इसको लोग मार्च
2F नामक रॉकेट से छोड़ा गया था? ऑप्शन सी है यह पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया और अंतरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें अंतरिक्ष यात्री सकुशल वापस लौट आए थे और इसमें पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्पेस में वॉक किया था, ये भी कथन सही है। और इसको लोग मार्स 2 यानी मार्च 2 नामक रॉकेट से छोड़ा गया था, ये भी ठीक है। जबकि ऑप्शन ए आपका गलत है कि इसमें चारों अंतरिक्ष यात्री थे, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2016 में चीन में मिसियज उपनाम से एक प्रणाली विकसित की जो चीन में मिसियज नाम से एक प्रणाली विकसित की गई थी जो ऑप्शन ए एक चीनी संगीत प्रणाली है, एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है, एक कंप्यूटर गेम है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मिसियम उपनाम से जो एक प्रणाली विकसित की गई थी वह थी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? ऐसी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने उपग्रह को ले जाने के लिए विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है? ऑप्शन ए है नासा ने, बी है इसरो ने, सी है CNSA ने और डी है जाक्सा ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जाक्सा के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह को ले जाने के लिए सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सेविंग मिरर में, बी है डेंटिस्ट का मिरर में, यानी कि जो दांत देखने वाले चिकित्सक होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या हम सेविंग करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या वाहन की हेडलाइट के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या रियर व्यू मिरर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रियर व्यू मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? कौन सा ध्वनि तरंग के प्रति एक इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आवर्तकाल, बी है आयाम, सी है तरंगदैर्घ्य और डी है आवर्ती। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आवर्ती एक ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गई दोलनों की संख्या को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव अवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन है उसका ही प्रयोग माइक्रोवेव के अवन में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, या ऑप्शन डी है यह ऊर्जा कुशल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यह अत्यधिक ऊष्मा रोधी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप x होगा। यदि कोई वस्तु डूब रही है तो उस पर जो तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा वह होगा ऑप्शन ए है वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम या शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि कोई वस्तु डूब रही है तो उसके ऊपर जो वस्तु का तरल है उसके द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप या भार कितना होगा? तो वस्तु के भार से कम होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी है प्रोपेन, सी है एथेन और डी है ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एलपीजी का जो मुख्य घटक है वह है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलपीजी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये कई बार पूछा भी जा चुका है परीक्षाओं में कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका जो प्रमुख घटक है उसे ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाए कि जो इसमें महक है वह किस कारण आती है, दुर्गंध किस कारण आती है एलपीजी में, तो उसका जो गैस है वह होती है मरकैप्टन नामक गैस के कारण एलपीजी से दुर्गंध आती है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन, और एलपीजी में दुर्गंध किस गैस के कारण आती है? तो मरकैप्टन के कारण। अगला प्रश्न है कि एक्स समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है।
आपको x के स्थान पे भरना है कि x समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, सी है क्लोरीन या डी है आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आयोडीन है, आयोडीन समूह के 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। ऐसे कौन से रसायन शास्त्री हुए जिन्होंने यह प्रतिपादित कर दिया कि जो भी तत्व होते हैं उनके गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है मार्कोवनिकोव, जेलेंस्की, मेंडलीव, जैतसेप। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेंडलीव। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-3 होता है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 होता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है आर्गन, डी है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो संख्या होती है वह 2,8,3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट प्रश्न, द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है। एक द्रव से ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विखंडन, बी है उत्सादन, सी है हिमीकरण और डी है संलयन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक द्रव को ठोस में परिवर्तित करने की क्रिया हिमीकरण के नाम से जानी जाती है। यदि आपसे बात संलयन की जाए तो जो हमारा सूर्य है उसमें जो ये गर्मी उत्पन्न हो रही है, आग उत्पन्न हो रही है, वह किस क्रिया के कारण हो रही है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। याद रखेंगे कि सूर्य में ऊर्जा देने का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के जो नाभिक हैं वे आपस में लगातार टकरा रहे हैं और जिसके विस्फोट के कारण ही सूर्य में लगातार जो है अग्नि जल रही है। यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और किसी द्रव का यदि ठोस में परिवर्तन होना है तो वह क्रिया आपकी हिमीकरण कहलाती है। तो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस जरूर पसंद आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए वह भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।